अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ दिस इवनिंग गवर्नर हनीफ खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे साथ होस्ट जनाब फराजुर रहमान साहब, प्रेसिडेंट काठी। इनके साथ इनकी जो पूरी टीम है, निगत साहिबा, मुस्लिम मोहम्मदी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और तमाम अरकान काठी, आपको खुशामदीद। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब एज अ की नोट स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका दौर बड़ा ज़बरदस्त था एज अ प्रेसिडेंट, वैसे तो दौर ख़त्म नहीं हुआ, दौर जारी है अभी भी। और जब आप प्रेसिडेंट थे PCCI में तो मैंने भी इनसे बड़ी चीज़ें सीखी, और ख़ास तौर पर मैंने सीखा कि ये जो जैसे आज एक्टिविटी हो रही है, अब ये सारे पेन हम खुद लेते हैं। ये सारी, अब जैसे हनीफ साहब है, सुबह से शाम तक इनके पास 8 फंक्शंस होते हैं। इनको कोई पैसे तो नहीं मिलने होते उन फंक्शनों में जाने के, लेकिन ये सब जब हम किसी ओहदे पे बैठते हैं, किसी जगह पे बैठते हैं, या हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हर आदमी अपना पेन जो है खुद लेता है। और ये बात मैंने ज़ुबैर तुफ़ैल साहब आपसे सीखी थी, और जब आप प्रेसिडेंट थे जी बिल्कुल। और हमारे साथ जनाब खालिद परवेज़ साहब मौजूद हैं, जो कि IEEE जो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान में। IEEE ने अभी पिछले दिनों जो है वो एक्सपो भी करवाई, उसके चेयरमैन है। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहनुमा मौजूद है, रशीद गोडल साहब, जो कि हमारे सरपरस्त भी हैं और इनकी सरपरस्ती हमें हासिल रहती है। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। रशीद गोडल साहब साबिक MNA हैं और कराची का बड़ा दर्द दिल रखते हैं, बहुत ज़बरदस्त सरीयत कराची की नुमाइंदगी की। इसके अलावा जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। RCK ब्लूज़ के जो मेंबर्स हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ के CEOs यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। तो ये पहले मैंने कहा ज़रा खुशामदीद कह दूँ। हमारा पीछे बिन रिजवान का स्टॉल भी मौजूद है, आप सब लोगों के लिए परफ्यूम्स भी हैं, जाते हुए इंशाल्लाह ज़रूर लेते हुए जाइएगा। अच्छा जी, ये सब्जेक्ट से पहले मैंने थोड़ी कुछ रिवायती बातें की हैं, अब हम सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। सर, एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे एक बात का अंदाज़ा है कि ये जो 2 घंटे आप निकाल के आए हैं यहाँ पे, ना आप लोग मेरी मोहब्बत में आए हैं यहाँ पर, ना आप फराजुर रहमान साहब की मोहब्बत में आए हैं। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो मुझे अंदाज़ा है कि आप मेड इन पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, आप मेड इन पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए आए हैं। आप सब दर्द दिल रखते हैं मेड इन पाकिस्तान का, तो आपका टाइम बहुत कीमती है। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हर एक का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, लेकिन आप सब एक फोरम पे जमा हुए हैं, एक जगह आके बैठे हैं, क्योंकि आप इस बात को समझ रहे हैं और इस बात के बड़े सपोर्टर हैं। अच्छा जी, अब सूरत हाल ये है कि पिछले 1 हफ्ते से ख़ास तौर पे, बल्कि 10 दिनों से मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट के अगेंस्ट भी मैं कह सकता हूँ, या ये कह लीजिए कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स के, मेड इन पाकिस्तान सर्विसेज के ख़िलाफ़ भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं। कोई 3 इवेंट कराची में हुए, 1 इवेंट लाहौर में हुआ, और बहुत सारी शायद मल्टीनेशनल्स जो हैं या इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के लोग जो हैं, शायद ये समझ रहे हैं कि ये उनको बैन करने के लिए या उनके ख़िलाफ़ जो कोई मूवमेंट जो है शुरू हुई है। उस पर मैंने कल एक वीडियो भी बनाई है, और उस पर जो वीडियो बना के हमने जो है जारी की है, और आज हम थोड़ा सा उसका जवाब भी देना चाहेंगे। बात यह है कि ये मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूँगा, ये किसी के ख़िलाफ़ मूवमेंट नहीं है, और ये किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ख़िलाफ़ मूवमेंट नहीं है। ये हम ये नहीं कह रहे कि जनाब आप हमारी जो है वो जो इम्पोर्ट है उसको बंद कर दें बिल्कुल, या मल्टीनेशनल को बंद कर दें। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि एक जब पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कर रहा था, जैसे कि फराजुर रहमान साहब ने कहा कि इंडिया में हो रहा था मेड इन इंडिया, और वहां पे बेचारे वो हमारे पाकिस्तान से लोग जाते थे तो हमारे कपड़े देखते थे, हमारे जूते देखते थे, हमारी गाड़ियां देखते थे, और बोलते थे वाह यार पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वहां पे उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। तो जब उस वक्त जब हमें करना चाहिए था, हम लेट हो गए। ये काम जो 70 साल पहले होना चाहिए था, 60 साल पहले, 50 साल पहले, हम लेट हो गए। उस वक्त होना चाहिए था, नहीं हो सका। बात यह है कि उस वक्त नहीं हो सका, चले अब हो रहा है। अब सूरत हाल ये है कि अब जो है इस मौजू पर जो है वो बात हो रही है, और जब हम बात कर रहे हैं कि अच्छा उस वक्त होना चाहिए था, नहीं हो सका, लेकिन उस वक्त मल्टीनेशनल ने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, जो मैं बात कर रहा था। और इसमें यकीनी तौर पे हमें हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं वो गाइड करेंगे। और मल्टीनेशनल्स ने यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करी, और मल्टीनेशनल ने यहाँ पर जो है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर उनका फार्मूला बाहर का था तो उन्होंने यहाँ फैक्ट्रीज डाली। फिर जैसे आप एक बड़ा केमिकल, ज़ुबैर तुफ़ैल साहब आपका इदारा है, तो यकीनी तौर पे आप मल्टीनेशनल्स को भी देते होंगे। एक हमारे लोकल जो बिजनेस हैं उनको ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए। उसी तरह से पैकेजिंग यहाँ पे हुई। अब जहाँ पे KFC है, मैकडोनल्ड है, पेप्सी है, यूनिलीवर्स है, सबके पैकेजिंग यहाँ पर होती है, बिजनेस यहाँ पे बना। तो उन्होंने पाकिस्तान में आके बिजनेस दिया, और फिर उसके बाद उनको जब यहाँ पर वो आए तो उन्होंने टैक्स दिया।
اور ایک بڑا ٹیکس پاکستان گورنمنٹ اس ٹیکس سے چلنی شروع ہوئی انہی ملٹی نیشنل کی وجہ سے. اور پھر جب کوئی چیز اگر فائنل دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز ہے را مٹیریل, دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پروڈکشن کہاں ہو رہی ہے, مینوفیکچرنگ کہاں ہو رہی ہے, اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ کمپنی کہاں کی ہے. اگر مثال کے طور پہ را مٹیریل بھی پاکستان کا ہے, یعنی اس میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, اور را مٹیریل سے پہلے جو ہے ٹیکنالوجی اور مشینری آتی ہے, تو ٹیکنالوجی اور مشینری بھی اگر یہاں نہیں ہے, کیونکہ یہاں نہیں تھی, تو وہ باہر سے یقینی طور پہ امپورٹ ہوئی, اس کی ہمیں ضرورت بھی تھی. پھر را مٹیریل اگر پاکستان کا ہے تو وہ یہاں پہ یوز ہوا, اور اس کے بعد جو ہے را مٹیریل کے بعد اگلی چیز جو تھی کہ یہیں پر فیکٹری بنی اور یہیں پر لوگوں کو روزگار ملا بڑی تعداد کے اندر. اور اس کے بعد چاہے کمپنی, اس کے بعد اگلا فیصلہ ہے کہ کمپنی وہ سب کچھ جو ہے پاکستان کی کمپنی نے کیا یا باہر کی کمپنی نے کیا. اچھا, اب یہ ایک ماڈل ہے. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ کمپنی یہاں کی ہے, فیکٹری یہاں پر ہے, لیکن را مٹیریل یہاں نہیں ملتا. اب پاکستان میں اگر ٹیکسٹائل کی بھی بات کریں تو اس کا بھی را مٹیریل اب یہاں نہیں ملتا. تو اب آپ کا پاکستان کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کیا کریں گے؟ اب میڈ ان پاکستان جو ہے چائے یہاں کی ہے, لیکن چائے یہاں تو نہیں بنتی. اب آپ کتنا پاکستان کی کمپنیوں کو جو نام آج کل آ رہے ہیں تو وہ کہیں, لیکن چائے تو اسے امپورٹ کرنی پڑے گی باہر سے. تو بیسیکلی امپورٹ اور ایکسپورٹ اور یہ جو میڈ ان پاکستان پروڈکٹس, یہ سب ایک مکسچر ہے. ہم ان کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے, اور ہم کسی کے خلاف تحریک کر کے یا کسی کو بند کر کے یا کسی کے خلاف کوئی آواز اٹھا کر جو ہے یہ کام آگے نہیں بڑھا سکتے. اگر مثال کے طور پہ ہم نے ایسا کیا تو مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان میں سب سے بڑی اس وقت ایک ضرورت ہے, اور وہ یہ فورن انویسٹمنٹ کی. ہمارے پاس فورن انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اب پاکستان کا جو کاروباری لوگ ہے, پاکستان کا انویسٹر تو رو رہا ہے کہ جناب ہم جو ہے نہیں چل پا رہے. اور اگر ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے ان چیزوں کو غلط انداز میں دیکھنا شروع کر دیا تو پھر جو ہے وہ فورن انویسٹر جو پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آ رہا ہے, آنا چاہتا ہے, ٹیکنالوجی لے کر آنا چاہتا ہے, مشینری لے کر آنا چاہتا ہے, اپنا را مٹیریل یہاں پہ لے کر آنا چاہتا ہے, وہ آ کے اس کے پیر رک جائیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے اور کہ ہم اس موومنٹ کو سمجھیں کہ ہم ان کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں ان کا رول ہے اور ہم اس رول کی رسپیکٹ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اب آپ دوسری چیز پہ آئیں تو پھر اگر ہم کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو میڈ ان پاکستان سے مراد ہے کیا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں یہاں خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے. میں اگر آپ سے کہوں حب الوطنی کی بنیاد پر آپ یہ شیمپو استعمال کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن 2 دن بعد آپ کے بال گرنے لگ جائیں میڈ ان پاکستان کے نام پہ, تو آپ کیا کہیں گی؟ مثلا ایسی حب الوطنی چلے گی؟ نہیں چلے گی نا. آپ کہیں گی بھائی ٹھیک ہے میں تیار ہوں میڈ ان پاکستان کے لیے, لیکن یہ مجھے کوالٹی شیمپو دو. ٹھیک ہے, میں سوپ جو ہے وہ کوالٹی استعمال کرنا چاہتی ہوں, لیکن مجھے کوالٹی سوپ دو. میں ٹوتھ پیسٹ جو ہے یا ٹوتھ برش جو ہے کوالٹی استعمال کرنا چاہتی ہوں, لیکن مجھے کوالٹی دو. تو میڈ ان پاکستان وہ بڑے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ کو جو انٹرنیشنل ایک معیار ہے اس سے زیادہ بہتر بنانا ہے. ہم نے اسے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, اور اس کے لیے حکومت کو نے آج تک جو نہیں کیا وہ آپ جیسے جو لیڈرز یہاں موجود ہیں, آپ کے پریشر میں آ کر آپ کی مشاورت کے اندر وہ کرے گی. ہماری انڈسٹری کو کیوں لینڈ نہیں ملتی سستی؟ ہماری انڈسٹری کے اوپر کو کنسٹرکشن کے اندر سپورٹ کیوں نہیں ملتی؟ ہماری انڈسٹری کو بجلی سستی کیوں نہیں ملتی؟ ہماری انڈسٹری کو گیس کیوں نہیں ملتی؟ ہماری انڈسٹری کو پانی کیوں نہیں ملتا؟ تو اس پر کام ہوگا. جب اس کو یہ سب چیزیں ملیں گی تو وہ ایک کمپیٹیٹو پروڈکٹ بنا سکے گا. اور کیوں نہیں سستی ملے گی؟ بھائی ایک شیمپو جو باہر سے آ رہا ہے وہ جو ہے امپورٹ کے بھی پیسے دے رہا ہے, ٹیکس کے بھی پیسے دے رہا ہے. جب لوکل بنے گا تو آف کورس اس کی کاسٹ کم ہوگی اور آپ اس کو خوشی سے لیں گے. لیکن بات یہ کہ ہمیں کوالٹی لانی ہوگی. تو اس لیے یہ ایک دن کی جدوجہد نہیں ہے, یہ لمبی جدوجہد ہے ہمیں اپنی کوالٹی پروڈکٹ لانے کی. دوسری بات کیا ہے میڈ ان پاکستان میں, ماربل کی آپ مثال لیں کہ ہمارا ماربل کٹتا ہے, کتنا خوب زبردست ماربل ہے ہمارے پاکستان کے اندر, لیکن وہ جو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے وہ باہر جا کے ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہوتا ہے, اور پھر اس کے اوپر یا میڈ ان کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں ویلیو ایڈیشن پہ جانا ہوگا. جو ہمارے پاس جو ہے را مٹیریل موجود ہے, جو پروڈکٹ موجود ہے, اس پہ ہمیں بہتر کرنا ہوگا. تو دیٹ از دا میڈ ان پاکستان. جب تک وہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگا وہ نہیں ہو سکے گا. تو پروڈکٹ جو ہے, دیکھیے 3 چیزیں بڑی انپورٹنٹ ہیں, کیونکہ میں مختصر بات کروں گا کیونکہ بہت انپورٹنٹ لوگ یہاں موجود ہیں, وہ زیادہ مجھ سے بہتر بات کرتے ہیں, اس لیے میں بہت اپنی بات مختصر کر دیتا ہوں اور شارٹ کر دیتا ہوں. 3 چیزیں ہیں میڈ ان پاکستان کی جس کی موومنٹ سٹارٹ کی گئی ہے. دیٹ از نمبر 1 از پروڈکٹ جس کی میں ابھی تک بات کرتا رہا, نمبر 2 از سروسز, اور نمبر 3 از ہیومن ریسورس. سروسز جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر آج جو ہے ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں اور آئی ٹی سیکٹر کے اندر
मकसद वो 152 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है आईटी की, और हम 3 बिलियन 2 बिलियन की बात कर रहे हैं, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। यानी अब ना फैक्ट्री डालनी है, ना ज़मीन चाहिए, ना बिजली का ऐसा वो मसला, ना गैस का मसला, एक लैपटॉप लेके बैठना है और आप पे डॉलर आने शुरू हो गए। लेकिन ये एक सर्विसेज का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि प्रोडक्ट को आज पीछे छोड़ रहा है। तो सर्विसेज, यानी किसी को हमारी सर्विसेज चाहिए, हमारे पास तो लोग ही लोग हैं। पाकिस्तान की अगर यूथ आबादी की बात की जाए तो इतनी बड़ी यूथ आबादी है, तो हमने उसको इस्तेमाल करना है टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर, ताकि रशीद गोडेल साहब, ताकि हमारी सर्विसेज पे हम जो है उस पर कुछ आगे कर सके। तीसरी चीज, क्योंकि मैं बात मुख्तसर कर रहा हूं, उससे बड़ी लंबी बात हो सकती है सर्विसेज पे, लेकिन क्योंकि हमारे गेस्ट बात करेंगे मैं मुख्तसर बात कर देता हूं अपनी। ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लेते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स, मुझे एक बात बताएं, हम क्या ह्यूमन रिसोर्स लेकर आ रहे हैं? मेरे और आपके माथे पे लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। आज आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अमेरिका की नेशनलिटी ले लें, कनाडा की ले लें, लेकिन फिर भी हम मेड इन पाकिस्तानी कहलाएंगे। तो हम जो हैं, हमारी हुकूमतें क्या प्रोडक्ट जो है वो यूज कर रही हैं। अब अगर आप बजट बात करें 18वीं तरमीम के बाद, जो सूबों को बजट मिलता है एनएफसी के तहत, उसके बाद वफाक के पास इतने पैसे नहीं होते कि पहले महीने की तनख्वाह दे सके। उसको जो है वो जाना पड़ता है उधार लेने के लिए IMF के पास या मुख्तलिफ मुल्कों के पास, जो है अपनी पहले महीने की तनख्वाह देने के लिए। तो हमारा इस वक्त लॉ ऐसा बना हुआ है कि सूबों को दे दिया जाता है, और उसमें कोई छोटा बजट नहीं है, तालीम का, सेहत का अच्छा बजट है, लेकिन वो किस तरह खर्च हो रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा सवाल है। तो हम ह्यूमन रिसोर्स में अपनी प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? कभी एक वक्त था, यहाँ पे जो थोड़ी से हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो इस बात को मानेंगे कि कराची के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी में आपको इंटरनेशनल दुनिया भर के लोग मिलते थे जो कि यहाँ तालीम हासिल करते थे। तो आज क्या है, आज कोई आपके तालीम हासिल कर रहा है, हमारी 1000 के अंदर भी हमारी यूनिवर्सिटियां नहीं आती। तो जब तक हम मेड इन पाकिस्तान में, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट सबसे बड़ा इंसान है, यानी ये 25 करोड़ की दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, अगर हमने इस आबादी को सही नहीं बनाया, और ये 2.5 करोड़ बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है, मुझे बताएं ये कहाँ जाएगा, ये किन के हाथों में जाएगा? एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा अगर हम इसको स्कूल नहीं भेजेंगे तो? हमारे जो सरकारी स्कूलों का हाल है, एक बहुत बड़ा बजट है जो सरकारी स्कूलों में को दिया जाता है, लेकिन वहां पे तालीम नहीं दी जाती, मसला ये। तो ये भी एक अलग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर एक प्रेशर ग्रुप बनाने की जरूरत है कि हम बेहतर इंसान जो है प्रोड्यूस कर दें। तो ये भी मैंने कहा कि ये जो मैंने ह्यूमन रिसोर्स की बात की, और क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स कि हमारे खासतौर पर टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे कभी सर, आप IEEE के सर यहाँ पे मौजूद हैं, NED के लोग जो हैं, दुनिया में बड़ा नाम पैदा किया इन्होंने, आप भी NED के टीचर रहे हैं और बहुत हजारों आपके स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आज जो है वो हम उस जगह पे नहीं है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकें और टेक्नोलॉजी के मैदान में हमारे लोग जा सकें। मैं बात अपनी बिल्कुल खत्म करता हूं इस बात पर कि आज से 7 साल पहले हमने एज अ प्रोजेक्ट ऑफ यूथ पार्लियामेंट मेड इन पाकिस्तान का आगाज किया था। 2022 28 मई को हमने इसका सोशल मीडिया लॉन्च किया था। मैं ये जवाब दे रहा हूं उन लोगों को कि जो ये समझ रहे हैं शायद हमने ये अभी फ़लस्तीन और इसराइल की जंग की वजह से मसला शुरू किया है, तो मैं उसका जवाब पे ये बात कह रहा हूं क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद आई है हमारे ऊपर कि ये फ़लस्तीन इसराइल की जंग तो अभी मामला शुरू हुआ है। हम 28 मई 2022 को हमने इसका बाकायदा तौर पर 5000 लोगों की डीपीज बनाई थी। आप में से बहुत सारे लोगों की डीपी बनी थी मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट की, उस वक्त हमने इसको लॉन्च किया था। तो उसके बाद 2 साल तक हम इसको सोशल मीडिया लॉन्च करते रहे। फिर एक हमारा एनुअल कन्वेंशन हुआ प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद में, तो वहां हमने जब मेड इन पाकिस्तान का जिक्र किया तो हमने रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट साहब से कि जनाब कराची बिजनेस कैपिटल है, आप वहां आए, हम इसका ऑफिशियल लॉन्च करेंगे। तो फिर 26 अगस्त को हमने, उस वक्त भी इसराइल ये जंग नहीं शुरू हुई थी, वो 7 सितंबर को शुरू हुई, 7 अक्टूबर को शुरू हुई सॉरी। तो हमने 26 अगस्त को ऑफिशियल लॉन्च किया, इनॉग्रेशन किया पीसी होटल कराची में, और 35 CEOs को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेड इन पाकिस्तान रिकॉग्निशन अवार्ड दिया हमारे फंक्शन में कि जिन्होंने मेड इन पाकिस्तान में काम किया है उनको सराहा, अप्रिशिएट किया। तो मैं ये उसका भी जवाब देना चाहता हूँ कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ना हम इस तरफ जाना चाहते हैं कि हम ये लोगों को बोलें कि यार ये इसराइल प्रोडक्ट का बायकॉट करो और मेड इन पाकिस्तान या मेड इन मुसलमान प्रोडक्ट ले लो। ये बहुत मुख्तसर और छोटी बात हो जाएगी। आप देखें, इसके मुकाबले में अगर कोई बात हो सकती है तो वही हो सकती है, और ये मेरी आखिरी बात होगी आज की, कि देखें आप अपना, ये बिल्डिंग बनी थी जब, तो इसका इमरजेंसी एग्जिट बनाया गया होगा। कोई फैक्ट्री बनती है तो उसका इमरजेंसी एग्जिट बनाया जाता है, रशीद गोडेल साहब, खालिद परवेज साहब। और आप अपना घर भी बनाते हैं तो सोचते हैं कल अगर आग लगेगी तो मैं कोई इमरजेंसी एग्जिट बना दूं कि कहां से मैं निकलूंगा। तो इसका जवाब मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट का, ये इसराइल फलस्तीन की जंग नहीं है, इसका जवाब ये इमरजेंसी एग्जिट है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं हमारा भी बहुत बड़ा मसला है सिक्योरिटी का,
ہمارا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ڈیفنس کا. کل اگر جو ہے پاکستان پہ خدا نخواستہ برا وقت آتا ہے تو مجھے بتائیں ہماری جب امپورٹ بند ہو جائے گی دنیا سے, یا ہمارا یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, 25 کروڑ آبادی, ہم کہاں لے کے جائیں گے اس کو؟ تو یہ اس کی تیاری ہے میڈ ان پاکستان پروڈکٹس, یہ اس کی تیاری ہے میڈ ان پاکستان سروسز. تو ہمیں کل اس کی تیاری کرنی ہے جو کہ ہمیں 40 سال پہلے 50 سال پہلے کر دینی چاہیے تھی, لیکن ہم لیٹ ہو گئے. تو مجھے امید ہے کہ ہم نے جو MIP ایگزیکٹو کلب بنایا ہے اس میں آپ سب لوگ ممبر بنیں گے, ہماری سرپرستی کریں گے, اور اس سلسلے میں جیسے آج یہاں پروگرام ہو رہا ہے اسی طرح کا ہم نے دسمبر فرسٹ ویک کے اندر ایک اسلام آباد چیمبر میں اور ایک لاہور چیمبر کے اندر پروگرام رکھا ہے. اسی طرح سے یہاں کراچی, ابھی اس مہینے کراچی کے چیمبرز میں پروگرام ہے, ایکسپو اور یہ پراپ ٹیک, وہاں پہ ہمارا ایونٹ ہے. تو ہم ہر ہفتے ایک ایونٹ کر رہے ہیں, اور میرا تقریباً کوئی میں 8-10 ٹی وی شوز اس میں اپنے کر چکا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کی آواز بنیں گے, اور اس میں جو ہے ہماری سرپرستی بھی کریں گے, ہماری رہنمائی بھی کریں گے, اور اس میں آپ ہمیں گائیڈنس فراہم کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.